कि इमरजेंसी में पेशेंट को कैसे डील किया जाता है। अगर मान लिया जाए कि आपके पास कोई इमरजेंसी में पेशेंट आ गया, आप हॉस्पिटल चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, आप प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, किसी तरह से आप मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इमरजेंसी में पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और कैसे पहचाना जाता है। बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं, बहुत डॉक्टर्स जो है नर्वस हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल फॉर्मूला लेकर के आया हूँ। ये वीडियो 8 से 10 मिनट का वीडियो आपके लाइफ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिस को चेंज करने में, इम्प्रूव करने में बहुत ही मदद करेगा। क्योंकि समस्या ये है कि इमरजेंसी पेशेंट आपके पास आ गया, आपको नॉलेज नहीं है, आप घबरा जाते हैं, पेशेंट के घर वाले और घबराए हुए हैं, फिर समझते हैं कि इन डॉक्टर साहब को कुछ आता ही नहीं है। तो आपको ये वीडियो पूरी तरह देखना चाहिए। चलिए शुरू करेंगे हम लोग कि कैसे समझेंगे। कुछ सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जो आसानी से आप कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि इमरजेंसी में क्या क्या करना है। लेकिन ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी को अपने आप ट्रीट करने, सेल्फ ट्रीटमेंट का सलाह नहीं देता हूँ। एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। कब इमरजेंसी में क्या किया जाता है, कौन सी दवा दी जाती है, इन सबको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहला पॉइंट ABCDEF करके हम लोग समझेंगे, है ना। हर एक पॉइंट को हमने सिंपल तरीके से डिवाइड किया हुआ है। ए का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले पेशेंट का आप एयरवे चेक कीजिए। एयरवे जो सांस लेने वाली नली जो होती है, कहीं उसमें पेशेंट को कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है, सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत हो रहा है क्या, है ना, कोई सलाइवा आ रहा है मुंह से क्या, झाग आ रहा है क्या, तो आप क्या करेंगे उस टाइम, है ना। सबसे पहला काम आपने चेक कर लिया, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, पेशेंट को आप जो है सक्शन करेंगे। सबसे पहले आप सलाइवा को क्लियर करिए, सांस लेने वाले रास्ते को क्लियर करिए। एयरवे में सलाइवा वगैरह जो है ज़्यादा एक्सेस सिक्रेशन हो जाने की वजह से ये समस्या भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप सक्शन करेंगे। सक्शन करने से मरीज़ का क्या होगा, एयरवे ओपन हो जाएगा, फिर सांस लेने की तकलीफ मरीज़ की ख़त्म हो जाएगी। दूसरा काम क्या करना है, मरीज़ को मॉनिटर तो लगा ही देना है ना। मॉनिटर आप नहीं लगाएंगे तो आप कैसे देखेंगे कि मरीज को क्या समस्या हो रही है, पल्स कितना है, बीपी कितना है। इमरजेंसी में मॉनिटर आपके पास ज़रूर ही होना चाहिए। दूसरा चीज़ बी से ब्रीथ, है ना। ब्रीथ सांस लेने में दिक्कत, जैसे SpO2 कितना है मरीज का, है ना। मरीज 1 मिनट में कितने बार सांस ले रहा है, इसको वॉच करना ज़रूरी है। 1 मिनट में कितने बार सांस लेना चाहिए मरीज को, 15 से 20 बार सांस जरूर ही लेना चाहिए नॉर्मल तरीके से। ऐसे नहीं कि मरीज जो है बहुत तेज सांस ले रहा है तो डिफ़िकल्टी है ना, और या बहुत स्लो सांस ले रहा है, कराह रहा है सांस लेने के समय, है ना। तो आप जब चेस्ट चेक करेंगे ना, तो पेशेंट का चेस्ट के साउंड से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने 2 पॉइंट को क्लियर कर लिया। एयरवे क्लीन करना है, सांस लेने के रास्ता को क्लीन करना है। दूसरा ब्रीथ चेक करना है मरीज का, है ना, कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है क्या। ब्रीथ चेक करेंगे, कितने बार सांस ले रहा है मरीज, SpO2 मरीज का क्या है, इसको भी आपको चेक करना है। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूं। मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, मैं अपना फी लेता हूं और आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देता हूं। मैं कोई दवा नहीं बेचता हूं कि आप 5,000, 10,000, 20,000 की मेरे से दवा खरीदिए। मैं केवल आपको दवा लिख करके देता हूं, प्रिस्क्रिप्शन देता हूं, जो दवा आपके घर के आसपास में मिल जाती है और आप घर पर ही दवा खा करके स्वस्थ हो जाते हैं। अगर मरीज का SpO2 95%, 94% से कम है, 94% से कम है, तो आपको तुरंत ऑक्सीजन लगा देना चाहिए। मरीज को तुरंत ऑक्सीजन लगाना चाहिए। ये 2 पार्ट क्लियर हो गया। C फॉर सर्कुलेशन, मरीज का पल्स रेट जरूर चेक करें। अगर मरीज का पल्स रेट 60 से 100 के बीच में है तो नॉर्मल माना जाएगा, और 80 तक है तो बेस्ट माना जाएगा। अगर 80 है तो बेस्ट माना जाएगा। अगर 60 से नीचे है तो फिर समस्या है, उसमें एट्रोपिन इंजेक्शन का प्रयोग करना पड़ता है। अगर 60 से ज़्यादा नीचे आ रहा है
55, 50 से नीचे आ रहा है, लगातार पल्स गिर रहा है, तो उसमें आपको एट्रोपिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और बीपी फिर चेक कीजिए आप, बीपी भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अगर बीपी मरीज का गिर रहा है तो आप कहीं ना कहीं जो है पेशेंट का ब्लीडिंग चेक करिए। हो सकता है कि कहीं पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही हो। बीपी अगर बढ़ रहा है तो उसको मैनेज कीजिए। कम है बीपी तो उस पर आप जो है आरएल का प्रयोग कर सकते हैं। इमरजेंसी में इंजेक्शंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेफंट्रिन बीपी को बढ़ाने के लिए, ये इंजेक्शन आप देख लीजिएगा, इसका भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन सबको सावधानी से ही प्रयोग करना है। अगर उसके बाद आप चेक करें डी, मरीज़ का दिमाग सही से काम कर रहा है कि नहीं, मरीज होश में है कि नहीं, बात कर रहा है कि नहीं, मरीज़ को अगर आप चिमटी काट रहे हैं तो मरीज़ रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, इन सबको चेक करना ज़रूरी है। इससे मरीज़ का आपको माइंड का पता चल जाएगा कि कहीं कोई माइंड में प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मरीज़ होश में है कि नहीं, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि मरीज़ को क्या ट्रीटमेंट देना है और कब ट्रीटमेंट देना है और कैसा ट्रीटमेंट देना है, इन सबको आपको चेक करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मरीज़ का डीप एग्जामिनेशन करें। डीप एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, फुल बॉडी का एग्जामिनेशन करें। फुल बॉडी में आप देखें कहीं मरीज़ के बॉडी में रैशेस तो नहीं पड़ रहे हैं, कहीं दाने तो नहीं हैं, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, कहीं चोट का निशान तो नहीं है। इन सब को आप अगर चेक करते हैं तो एक अच्छा डायग्नोस आप बना पाएंगे। मरीज़ सही से बोल नहीं पा रहा है, स्पीच डिफ़िकल्टी है, तो हो सकता है कि मरीज़ को पैरालिसिस का स्ट्रोक आने वाला हो, ब्रेन स्ट्रोक आने वाला हो। तो इन सब को आपको ढंग से जांच करने की ज़रूरत है। इसके बाद आप क्या करेंगे, मरीज़ का प्यूपिल चेक करेंगे। ये आप देख लीजिएगा फ़ोटो, अगर दोनों समान है ना, दोनों समान है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक छोटा बड़ा है तो समस्या मरीज़ को हो सकती है। और प्यूपिल से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि मरीज़ कितने डेंजर जोन में है ना। अगर छोटा बड़ा है, ज़्यादा छोटा बड़ा है, ज़्यादा डिफरेंस है, तो हो सकता है कि मरीज़ ज़्यादा डेंजर जोन में है। अब समझिए इसके बाद आपको क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास इमरजेंसी डील करने के लिए सभी उपकरण उपलब्ध हैं, है ना, ऑक्सीजन उपलब्ध है, मॉनिटर उपलब्ध है, इंजेक्शन्स उपलब्ध हैं और आप क्वालिफाइड हैं, तभी जो है आप मरीज़ को अपने यहाँ रखें। और अगर आप इमरजेंसी डील नहीं कर सकते हैं, ये सब आपके पास उपकरण नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, दवा नहीं है, तो फिर आप मरीज़ को रेफ़र कर दें। रेफ़र करना ही बेहतर है। आप सक्षम हैं कि आप इमरजेंसी डील कर सकते हैं, ये सब आपके पास है, ठीक। और अगर आपके पास डिग्री भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। मरीज़ उसके बाद क्या करता है, मरीज़ के घर वाले क्या करते हैं, परिजन क्या करते हैं, फिर आपके ऊपर ब्लेम करेंगे कि आपने ही से मार डाला है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। ये मैंने आपको क्या समझाया कि इमरजेंसी में पेशेंट अगर आपके पास आता है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मरीज़ को रेफ़र कर देना है या रखना है। ये ज़रूरी है ना। इस चीज़ को, जितने पॉइंट्स मैंने बताया हुआ है, अगर इस पॉइंट्स को आप चेक करेंगे तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। इसी तरीके से चेक किया जाता है इमरजेंसी पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट का हिस्ट्री भी लेना चाहिए, पेशेंट का बैक हिस्ट्री भी लीजिए, है ना, क्या पेशेंट को पहले क्या था, कैसा था। उसके बाद आप पेशेंट का फुल बॉडी टेस्ट करवाइए। उसके बाद मरीज़ का आप फुल बॉडी टेस्ट करवाइए, जो जो आपको समझ में आ रहा है उन सब का टेस्ट करवाइए। लेकिन दो इमरजेंसी डील करने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्या है, पहला आपके पास उपकरण होना चाहिए, है ना, मॉनिटर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, इंजेक्शंस दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए। और मैं आपके सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ कि आप क्वालिफाइड होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। मैंने आप ही लोगों के लिए 2 बुक लिखा हुआ है, 2 बुक पब्लिश किया हुआ है, जिसमें हमने क्या लिखा हुआ है, अपना रिसर्च ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, जो हम अपने मरीजों पर चलाते हैं प्रैक्टिस के दौरान। उन सब को हमने अपने बुक में लिखा हुआ है। जिनको बुक लेना है मुझे मैसेज करेंगे, बुक लिख करके इस नंबर पर नॉर्मल मैसेज करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। धन्यवाद।